नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल भाग्यराज सर में। और जैसा कि आपको मालूम है कि 25 तारीख से एलपी का स्टार्ट चालू हो गया है पेपर। तो जितने लोगों को भी पहले दिन का पेपर मिला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अभी 10 दिन में जितना हो सके भाई आप घुस घुस के प्रीवियस ईयर को पढ़ लीजिए। क्लियर है? तो मैं आपके लिए अभी ये वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि एएलपी में साइंस में न्यूमेरिकल पोर्शन ही सबसे ज्यादा देता है। तो साइंस को तो हम लोग कवर करेंगे ही, साथ में ये 10 दिन हम लोग पूरा का पूरा मैथ्स रीजनिंग सारे को प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन दिया हुआ है भाई, एक सिटी है, पॉपुलेशन का पूरा इसमें चार्ट दिया हुआ है। और आपको बोल रहा है कि इसमें बताना है कि सिटी ए में अ, पढ़े लिखे वाले की जनसंख्या कितनी, कितने लोग साक्षर हैं। तो साक्षर कैसे निकलेगा भाई, कितने लोग साक्षर होंगे मेरे पास। तो साक्षर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ बताना है कि साक्षर कितने हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा। साक्षरों की संख्या बराबर साक्षर कितने होगा, टोटल कितने हैं भाई, टोटल साक्षर कितने हैं। तो आप देख सकते हैं ए में 150 दिख रहा है आपको, 150। टोटल कितने लोग हैं भाई, टोटल 200 है। पॉपुलेशन ए का तो 200 है, इंटू 100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। और ये आएगा 75। कितना परसेंट आएगा भाई, 75%। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए बोला है कि इसमें जो प्रश्न दिया है ना, ये हिंदी में भी बोल रहा है कि एक सप्ताह में घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है। तो एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब है, अगर मैं एक घड़ी बनाऊं, ऐसा आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं, तो एक घड़ी में होता है भाई, एक घंटे का सुई होता है और एक मिनट का सुई होता है। आपको मालूम है मिनट का सुई घंटे की सुई से बड़ा होता है। तो मिनट का सुई ना एक दिन में घंटे की सुई से कितने बार मिलता है, आप देख सकते हैं। अगर ये अभी 12 बजा है, उसके बाद 1 बजेगा, तो 12 से 1, ठीक है, या 1 से 2, 1 से 2, ये क्या होगा भाई, घंटे का सुई एक दूसरे को एक बार मिलता है। मतलब एक घंटे में एक बार मिनट का सुई घंटे की सुई से एक घंटे में एक बार मिलता है भाई, एक घंटे में एक बार मिलता है। तो 24 घंटे में कितने बार मिलेगा, 24 घंटे में 24 मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलता 22 बार है भाई, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। 24 मिलना चाहिए लेकिन ये मिलता 22 है। क्यों 22 है, क्योंकि ये जो आपका एक बजता है ना, एक में आप देखना घंटे और मिनट का सुई के बीच में 30 डिग्री का कोण रहता है। ऐसे 11 बजेगा तो 30 डिग्री का कोण रहेगा, तो ये 2 घंटा छूट जाता है। मिनट का कांटा घंटे के कांटा से 24 घंटे में 22 बार अगर मिल रहा है ना, 24 घंटे में अगर 22 बार मिल रहा है, तो पूरे एक सप्ताह, मतलब ये एक दिन का बात हो गया। तो मेरे से क्वेश्चन ने पूछा है एक सप्ताह में कितने बार मिलेगा भाई, तो एक सप्ताह में ये मिलेगा भाई 22 गुणित 7। तो इसका आंसर कितना आएगा, 154 इज आवर आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा बोल रहा है। तो व्युत्क्रम का इनवर्स का मतलब है 5 दूनी 10 3, 13/5, और इसको उल्टा कर दूंगा तो 5/13 मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में समान सादृश्यता वाले युग्म का चयन कीजिए। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है बाइबल कुरान से रिलेटेड है, तो भगवान, इंसान, सेब, संतरा, मंदिर पूजा या प्रार्थना स्थान। तो देखिए भगवान इंसान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंसान भगवान को मानता है, पूजा मंदिर में होता है, स्थान प्रार्थना के लिए रहता है। ये सेब और संतरा जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा सेम फैमिली वाले दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर। युग्मक संलयन को परिभाषित के रूप में डैश किया जाता है। ये युग्मक होता क्या है, आपको मालूम है, युग्म सिंगमी होता क्या है। तो ये जो है ना युग्मक हमेशा क्या होता है, अंडे के साथ ना शुक्राणुओं में से एक का संलयन होता है। जैसे युग्मक संलयन को अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं, तो एक ऐसी प्रक्रिया, जैसे आपको मालूम है भाई नर में क्या होता है, नर में शुक्राणु होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म, और मादा में क्या होता है भाई, फीमेल में, तो मादा में होता है अंडे। ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं एक्स, आपको मालूम है ये। तो युग्मक संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना
जो नर और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडे के बीच में ये होने वाला प्रकरण है ना, इसी को बोलते हैं भाई युग्मक संलयन। इसको बोलते हैं भाई सिंगेमी, ठीक है ना, इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये हमेशा अंडे के साथ शुक्राणुओं का संलयन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। युग्मक के साथ शुक्राणुओं का चयन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मत लगा दीजिएगा गलती से। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। यही सब सारे क्वेश्चन ना देता है। अगला प्रश्न है 2250 रुपए पर वार्षिक 3% साधारण ब्याज की दर से मेरे को दिया है पी बराबर कितना दिया है? 2250 रुपए। रेट दिया है 3% और टाइम दिया है 2 वर्ष। तो आप इसमें लगा सकते हैं भाई एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आप इससे भी लगा सकते हैं, स्मार्ट वर्क से भी बना सकते हैं। आपको क्या मानना पड़ेगा भाई? पी को हमेशा 100% मानिए। अगर आप 100% की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2250, तो आपको ऐसा ही निकालना है। कितने परसेंट के लिए? 3%। कितने साल के लिए? 2 साल। तो हमेशा परसेंटेज के लिए दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों को। 3 दूनी 6% का वैल्यू क्या होगा? आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये आंसर आएगा क्रॉस क्वेश्चन मार्क इंटू 100% इक्वल टू 2250 इंटू 6%। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। आप इसको काटेंगे 3 दूनी 6, मतलब 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, फिर 4, 5 निया 45, है ना? नहीं, 2 5 ये 45, और ये कितना हो जाएगा? 45 तिया, ये जो होगा ना 45 तिया, ये मेरा आ जाएगा भाई 135। दिस इज अवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे इसको बनाने का मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, मुझे वहां पे ऑप्शन को क्लिक करने पे आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क लिटमस पर पेपर पर, मतलब बोल रहा है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस का क्या प्रभाव पड़ेगा? शुष्क का मतलब होता है भाई ड्राई, ड्राई, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा? नीला लिटमस लाल हो जाएगा, या नीला लिटमस सफेद हो जाएगा, या नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा, या लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल लिटमस पेपर बोल रहा है नीला हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा शुष्क HCl गैस का ना ड्राई लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ड्राई भी रहता, सूखा भी रहता ना, कोई दिक्कत नहीं रहता है। क्योंकि ड्राई HCl का कोई भी प्रभाव नहीं होता भाई, नीला या लाल लिटमस दोनों पेपर को ये रंग को नहीं बदलता, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दिया है, देखिए लिखा है, यदि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है भाई। 11 जनवरी 2018 को क्या है भाई? गुरुवार था। तो मुझे बताना है कि 11 जून 2019 को क्या होगा। ये 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा मुझे बताना है। आप बोलेंगे सर इतना दूर दूर क्यों लिखे? दूर दूर इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि ये जनवरी है और ये जून है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 11 क्या बोलते हैं 11 जनवरी 2019 तक का निकालता हूँ। 18 के बाद 2019 आता है। तो देखते हैं, आप देखना भाई, ना तो 2018 लीप ईयर है और ना ही 2019 लीप ईयर है। ना तो 18 2000 लीप ईयर है और ना ही 19 लीप ईयर है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपका बर्थडे मान लीजिए 11 जनवरी 2018 को पड़ रहा है ना, तो गुरुवार है, तो 11 जनवरी 2019 को ना ये हो जाएगा भाई शुक्रवार, एक दिन बढ़ जाए। अगर 2020 रहता ना ये, तो 2020 अब क्या हो जाता भाई? ये जनवरी, अभी ये लीप ईयर आया नहीं है, 29 फरवरी आया नहीं है, वो बात की बात है, उसको आराम से पढ़ते हैं तब पता चलेगा हमको। क्वेश्चन के अनुसार 18 गुरुवार है तो 19 शुक्रवार हो जाएगा। अब ये शुक्रवार हो गया, ठीक है। अब 11 जनवरी 2019 ये शुक्रवार से ना मेरे को काउंट करना है 11 जून 2019 का। तो मैं कैसे काउंट करूंगा भाई? जनवरी का 11 यहाँ काउंट हो गया है, तो बचा कितना दिन? 20 दिन, प्लस फरवरी का पूरा 28 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता तो 29 लगा देता, प्लस और उसके बाद मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, और 11 का क्या होगा भाई? 11 जून का। यहीं तक जून तक आना था, देखिए यहाँ पर 11 जून तक काउंट करना था। जब मैं सबको जोड़ू 20 और 28, 28 और 20 और 28 कितना हो जाएगा? 48,
48 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71, 70, 75, ये हो जाएगा 151। ये आ रहा है 151 का मतलब है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो ये पूरा 7 दूनी 14 और एक हो जाएगा 7 एकम 7। बच कितना रहा है भाई, 4 दिन ये एक्स्ट्रा बच रहा है। ये 4 दिन शुक्रवार में जुड़ जाएगा, और शुक्रवार में जब आप 4 दिन ऐड कर देंगे ना, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बोल रहा है एक वृत्त में निहित एक वर्ग और एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए करते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा वृत्त बना देते हैं, एक वृत्त में पहले तो एक वर्ग बना दिए, ठीक है, और एक वृत्त में क्या कर रहे हैं भाई, षटभुज बनाएंगे। षटभुज कैसे बनेगा, आपको मालूम है, जिसके 6 भुजाएं होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरा 6। एक वृत्त में पूरा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 भुजाएं हैं, तो ये सबको मिलाएंगे ऐसे ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब कोई वृत्त है ना जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो अगर मैं इसके केंद्र से मिलाऊंगा ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज बनते हैं। और एक वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये जो है ना केंद्र से मिला के ले जाऊंगा ना, तो ये इसका पूरा विकर्ण कहलाएगा। और वर्ग के विकर्ण और कुछ नहीं भाई, यहाँ के जो विकर्ण है ना, ये और कुछ नहीं, वृत्त के क्या कहलाएंगे भाई, व्यास कहलाएंगे। यही आपको चीजें समझना है। तो जैसे ही अगर मैं बोला कि मान लेते हैं इसका जो मैं नाम दे देता हूँ, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं नाम दिया कि अगर मान लीजिए ये मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको भी ए नाम दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं भाई, अगर मैं ए नाम दिया, तो वर्ग की भुजा ये कैसे निकलेगा, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई √2a, ये आ जाएगा √2a, ठीक है। ये आपको क्लियर है, इसमें डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बोला कि अगर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, इस जगह पे अगर मैं बोला ये वाला कितना आ जाएगा भाई, ये तो यहाँ ये पूरे व्यास का डी बराबर जो मेरा वैल्यू है ना, √2a आया है। ये पूरे का लंबाई भाई यहाँ से ये मान लीजिए बी है, ये ए है, तो ए बी का लंबाई मेरा √2 आया, मतलब ये ए बी क्या है भाई, व्यास है। तो डी का मान √2 आया, तो डी बराबर क्या होता है भाई, 2r बराबर √2a। यहाँ से मैं काम करता हूँ, ए का वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा भाई 2 / √2 इंटू आर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, √2r। इसमें किसी को डाउट है क्या, ये ए बराबर √2r आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मैं सबसे पहले मेरा ए आ गया ना, तो अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल भाई, ए वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं है, √2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2r²। ये आ जाएगा मेरा वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे ही मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। और ये और कुछ नहीं भाई, √3/4 ए की जगह रख दूंगा √2r का स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो कितना आएगा, मेरे को बोला है ना क्या बोलते हैं इसमें, मुझे बोला है वर्ग और षटभुज का ना, तो वर्ग ऊपर रहेगा, षटभुज नीचे रहेगा, ठीक है ना। आपको करना है भाई भी ना, ये मैं एक एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा जा रहा है, आपको करना है, सीखना है ये सब चीजें, ठीक है ना। नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर हो रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इस जगह पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3/4 और 2r का स्क्वायर। तो ये कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा √3/4, 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3/4। तो ये आएगा भाई 8 डिवाइडेड बाई √3, ऐसा आ रहा है। आप देखिएगा जब समबाहु त्रिभुज का बनाए, तो
तो हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया है। आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बन कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे जब 6 का गुणा करूंगा तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4:3/3। दिस इज ऑप्शन नंबर, ये कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए लिखा है 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं दी गई है, F9P मतलब फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन और है ना ऑर्गन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिया है, मेरे को बताना है कौन से दो तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे। तो रासायनिक रूप के समान का मतलब है, रासायनिक रूप से समान का मतलब है उन दोनों का समूह सेम होगा और अंत में ना जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो भी बराबर होगी। जैसे मैं आपको बोला, पहला ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन कौन से समूह में आता है। तो आपको मालूम होगा कि फ्लोरीन समूह 17 का सदस्य है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 2 और 7 निकलता है। ठीक है ना, 7 दोनों, फ्लोरीन में तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या है, परमाणु संख्या मगर अगर देखूंगा तो फ्लोरीन में कितने है भाई, 9 परमाणु। देखो मैं बना देता हूँ, जैसे मैं बोला इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे तत्व, मैं यहाँ लिख रहा हूँ परमाणु संख्या, आपको याद होना चाहिए सभी का परमाणु संख्या। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई समूह, और एक लिख रहा हूँ भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना, मैं सबसे पहला तत्व लिखा भाई फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 9 होता है। और ये कौन से समूह का है, तो आपको मालूम होना चाहिए समूह 17 का है। और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो ये होगा 2 7, तो 8 18 ऐसे चलता है ना, आपको पता होगा। तो 2 और 7 में ही खत्म हो गया। दूसरा नंबर है फास्फोरस, ये कितना है, इसका परमाणु संख्या होता है भाई 15। और ये कौन से समूह में आता है, ये भी समूह 15 का ही आता है। और जब मैं 15 को निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 2 8 और 5, यही होगा 2 8 5। पहले 7 था, 8 नहीं हुआ था, लेकिन 2 8 5 हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर है भाई क्लोरीन। क्लोरीन को देखूंगा तो ये कौन, इसका परमाणु संख्या होता है 17। और ये समूह कौन से उसमें आता है, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन सब एक तब हैलोजन है। ये सारे के सारे हैलोजन समूह होते हैं जो एक ही समूह से बिलोंग करते हैं। जब मैं इसको निकालूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होगा 2 8, 8 और 2 10, और बचा कितना, 7। और फिर चौथा निकाल रहा हूँ, क्या है भाई, चौथा है आर्गन। आर्गन कौन से परमाणु संख्या है, आर्गन का होता है 18। और ये समूह किस समूह को बिलोंग करता है, 18 समूह को। और जब मैं इसको निकालूंगा 2 8 और ये 8 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन के जो अंतिम कोश में है वो सेम है, तो ये है, और दोनों के दोनों सेम समूह से बिलोंग करते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक व्यक्ति तस्वीर की तरफ इशारा करते रह कहता है कि ये मेरे ससुर, ये मेरे ससुर, मतलब ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का ससुर, ये इसका ससुर है। ठीक है ना, व्यक्ति का ससुर की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, ससुर की पुत्री। ठीक है ना, एकमात्र पुत्री है, मतलब ये कौन होगी भाई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। और पुत्री की पुत्री है, तो भाई ये भी, इसकी भी तो बेटी होगी ना। तो तस्वीर वाली लड़की उस व्यक्ति की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, तो तस्वीर वाली लड़की जो है, ये जो है ना, उस व्यक्ति के पत्नी से ये किस प्रकार संबंधित होगी, तो ये पुत्री कहलाएगी भाई। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये प्रश्न तो आप खुद बनाएंगे भाई, मैं आपको सभी को दे रहा हूँ ये वाला प्रश्न, कि अभी वर्तमान में 2024 में हमारे जो संसाधन, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2024 में मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री ये कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2024 का जो मंत्रिमंडल है उसको आप अच्छे से पढ़िए, नदियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेट के फोक डांस, फोक्स, ये सब वाले को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एकदम फिक्स है ना।
तो ये वाला चीजें आप मुझे बताएंगे कि ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, निकल या पीबी का मतलब है लेड। तो ये जो है ना, इसमें सबसे जो क्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो होता है भाई कैल्शियम। अगर मैं इसका एक वो बनाऊं ना, सबसे ज्यादा, तो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद एल्यूमिनियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ये ऐसे एक तो पूरा उसमें चलता है ना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम, और सबसे कम अगर कोई अभिक्रिया करता है ना, तो वो है भाई सिल्वर। सिल्वर, ये जी से इसको डिनोट करते हैं, सिल्वर। अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है, यह न्यूटन का किस नियम को दर्शाता है। तो आपको मालूम है भाई, न्यूटन के 3 नियम है ना। तो न्यूटन का ये कौन सा है, हर क्रिया की बराबर और ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये कौन से नियम को दर्शाता है। तो ये है भाई न्यूटन के तीसरे नियम को। तो न्यूटन से याद आया तो भाई इसका पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति के समीकरण का पहला समीकरण है। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा रहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। त्वरण अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो भाई माइनस लगाना है, ए की जगह माइनस जी हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, तो ये माइनस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। लिखा है, देखिए ये सब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है और मैथ्स में बना के पूछता है। देखिए लिखा है कि सबसे पहला अगला क्वेश्चन है कि ना 15 जनवरी 2017 को एक्स कितने वर्ष का था मुझे बताना है। जबकि बोला है, पहला कथन दिया है, एक्स अपने भाई वाई से 50 साल बड़ा है। एक्स जो है ना, अपने भाई वाई से कितने साल बड़ा है भाई, 50 साल बड़ा है। और फिर बोल रहा है वाई अपनी माता से 20 वर्ष छोटा है, और वाई अपनी मॉम से, मदर से कितने साल छोटा है भाई, 20 साल छोटा है। तो -20। अगर इन सभी में मान लो मेरे को माँ का अगर आयु पता रहता ना, तो मैं वाई का एज बता देता, और वाई का पता रहता ना, तो मैं एक्स का एज बताता। तो सभी के सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक सफिशियंट है और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये आपको दिया है भाई, देखिए वेन आरेख के अनुसार उन लड़कों की संख्या क्या है जो ना तो व्यायामी है और ना ही अनुशासन बनते हैं। वो ऐसे कितने लड़के हैं जो ना तो व्यायाम करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना, मतलब बोलने का मतलब है, ना एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, और ना ही डिसिप्लिन है। तो आप देख सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी, ये जो 9 नंबर दिख रहा है ना, ये वर्ग के अंदर जो 9 है, यही ऐसे लड़के हैं जो ना तो ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, ना रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं। तो यही एक ऐसे बंदे हैं जो ना तो व्यायामी है और ना ही अनुशासन बनते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न देते हैं भैया ना। बोल रहा है, एक लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, मतलब पहली बोल दिया है भाई, चीनी और किसका बोला है भाई, आटे का प्रारंभिक अनुपात दिया है। कितना दिया है, 2:7 दिया। 9 किलोग्राम लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2.5 करने के लिए, जॉन ने 2:5 करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई। बाद में जॉन ने कितनी चीनी मिलाई थी, मतलब बोल रहा है कि जॉन ने इसके इस अनुपात को 2:5 करने के लिए ना कुछ और चीनी मिला दिया, तो उसी चीनी की मात्रा को मुझे निकालना है। ठीक है ना। तो जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे देखना है कि 9 किलोग्राम, ये जो बोल रहा है ना स्टार्टिंग में 9 किलो, मैं यही लेके चलूंगा कि भाई 9 किलो ही क्या है, जॉन अतिरिक्त चीनी मिला दी है, मतलब ऐसा मैं बोल के चलूंगा। इसमें देखिए जब मैं बनाऊंगा, तो सबसे पहले लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात कितना दिख रहा है अपने को, तो प्रारंभिक अनुपात दिख रहा है 2:7। ठीक है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं भाई कि ना ये जो है ना, लोई जो है ना पूरा का पूरा 9 किलोग्राम का है। तो 9 किलोग्राम में ये चीनी की मात्रा कितनी निकलेगी, चीनी की मात्रा, तो चीनी की मात्रा निकलेगी भाई 2/7, और 2 9, 9 भाग कितने में, 9 में। तो ये आ जाएगा भाई 2 किलो चीनी है। तो आटा कितना रहेगा, आटे की मात्रा, तो 9 किलो क्या हो जाएगा, आटा आ जाएगा। क्लियर है, 7 किलो आटा आ जाएगा। ठीक है ना, तभी तो 9 किलो आएगा ना। तो 2 किलो चीनी हो गया, 7 किलो आटा हो गया। चीनी के मिला देने के बाद, चीनी मिला देने के बाद ऐसे लिखना है, चीनी मिला देने के बाद
रेशियो कितना हो जा रहा है भाई, 2:5 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो चीनी मिला दिए तो 2:5 हो गया। कितना अमाउंट का मिला है भाई, मान लेते हैं y किलोग्राम का मिलाया है, तो 2 + y डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई y। पहले 2 था, इस 2 में क्या किया, y अमाउंट का चीनी मिला दिया और ये बन गया ना। तो इसको सॉल्व करूंगा, 5 दूनी 10 + 5y बराबर 14। तो जब इसको मैं हल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर 14 माइनस 10। तो 14 में से चार चार गया, कितना बचा भाई, 4। 5y बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। 4/5 ये नहीं है ना, 4/5। और ये है भाई 0.8 kg। और 0.8 kg और कुछ नहीं भाई, 800 ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 था। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले ये मान लेते हैं, ये वो है ना, 5 मीटर का टावर है, ठीक। ये पूरा इसके शीर्ष से बोल रहा है, ये शीर्ष मतलब ये, ठीक है ना। इसके शीर्ष से बोल रहा है कि ये जो उन्नयन कोण है ना, ये 30 डिग्री है। उन्नयन कोण हमेशा आधार से जो कोण बनता है वही है। मान लेते हैं ये ए बी और ये सी है। ये 5 मीटर का टावर है, इसके उन्नयन कोण कितना बना, ये जो कोण रहता है ना, ये अवनमन रहता है, अवनमन। ये कौन सा रहता है, उन्नयन, ठीक है ना। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप नाम सुने होंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो वैसे बोला जाता है। तो इस जगह पे जब देखेंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण का बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि आगे आप पढ़ेंगे, देखिए लिखा है, यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर की दूरी पर था। ये प्लेटफॉर्म इस टावर से कितने मीटर की दूरी पर था, तो ये बोल रहा है भाई ये प्लेटफॉर्म ना 40√3 मीटर की दूरी पर था। तो अगर ये ऐसे मैं बना दूं, तो ये अगर ये 40√3 है तो ये भी 40√3 होगा, क्लियर है। तो ये अब मेरे को क्या करना है, मुझे बताना है कि आप प्रश्न में देखेंगे मुझे किसका जानकारी निकालना है। तो मुझे बोल रहा है कि टावर कितना लंबा था, ये वाला जो टावर है ना, ये इसकी लंबाई निकालनी है, क्लियर है। टावर कितना लंबा था मुझे बताना है। तो क्योंकि ये क्या हो गया भाई, ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर एक्स अमाउंट का क्या है, टावर है। ये वाला बोल रहा है एक्स अमाउंट का टावर है, जो क्या कर रहा है, जिसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री दिखा रहा है कि ये उन्नयन कोण है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं tan 30 ले लेता हूँ भाई। tan थीटा होता है भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आपको सभी को मालूम है, ये फॉर्मूला आता ही है। लंब कितना है, एक्स बटे आधार कितना है, 40√3। और tan थीटा का मतलब है tan 30। तो आपको इसका वर्डिंग याद रखना पड़ेगा भाई। tan 30 कितना होगा, अगर sin 30 1/2 होता है, cos 30√3/2 होता है, तो tan 30 आ जाता है भाई 1/√3 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 40√3। तो √3 रह गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 40। और ये जो 40 मीटर है, ये मुझे क्या है, मुझे ये बताना है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ एक्स की वैल्यू है। मुझे ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा। तो 40 + 5 ये आया 40, और ये आया 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 45 मीटर। तो 40 मीटर पे रुक के आंसर नहीं मार देना है ना, ये मेरा आंसर आएगा 45 मीटर। विद्युत धारा मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए आपको मालूम है कि एमीटर का उपयोग करते हैं, एमीटर। और विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है भाई, एम्पियर, ठीक है, ये याद रखना है। एक ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य है, 300 300 नहीं 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा लिया गया समय कितना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्वनि ये सबसे ना क्वेश्चन बनेगा भाई, ये सबसे न्यूमेरिकल बनता है। ये एएलपी में भी आया हुआ है, ग्रुप डी में भी आया हुआ है, और रेलवे जेई में भी आया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको एकदम अच्छे से बनाना है। इसमें आपको 2 फॉर्मूला यूज करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो रहेगा ही है ना, ये पहला फॉर्मूला यूज करना है। और दूसरा फॉर्मूला रहेगा ध्वनि का वेग, मतलब ये ध्वनि की चाल बराबर, ये हमेशा होता है भाई तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जिसको वेवलेंथ बोलते हैं,
गुणित आवृत्ति, ये हमेशा जाता है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, हर बार ये पेपर में देता है और इसको बनाना है। तो सबसे पहले मैं चाल निकाल लेता हूँ, क्योंकि चाल निकालूंगा तभी तो मैं समय निकालूंगा। तो चाल निकालते हैं। चाल कितना बोला है भाई, कहीं पे भी बोला है कि एक तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, आप देखेंगे ऊपर में ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य है भाई, 40 सेंटीमीटर बोला है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 40 गुणित 10 की घात ऋण 2 होगा कि 3 होगा, तो 40 गुणित 10 की घात ऋण 2 मेरा क्या हो जाएगा भाई, मीटर होगा, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यूनिट में परिवर्तन करने आना चाहिए। और आवृत्ति कितना दिया है आप देख सकते हैं, 4 किलो हर्ट्ज दिया है ना, तो 4 किलो हर्ट्ज का मतलब हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात 3 हर्ट्ज। जब मैं इसको हल करूंगा तो ये आ जाएगा 40 गुणित 4 बटे ये 10 की घात 3 ही रहेगा और 10 की घात 2 नीचे चल जाएगा, तो 10 की घात 2 एक 2 को काट देगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ बचा भाई 40 और 40 मिला के कितना हो जाएगा भाई 1600, ये मिला आएगा 1600 मीटर पर सेकंड, ये चाल आया। अब आप यहाँ पे रख दीजिए, समय बराबर कितना होगा, ये दूरी दूरी कितना है, तो दूरी दिया है 3.2 किलोमीटर बोला है ना, तो 10 टू द पावर 3 मीटर कर लीजिए। और ये कितना है, अगर मैं इसको निकालूंगा चाल कितना है 1600, ठीक है। तो एक दशमलव हटाने के लिए, यहाँ के इस दशमलव को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे एक जीरो लगा दिया, ये 3 इस 3 को खत्म कर देगा और 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई 32, और 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आ रहा है 2.0 सेकंड। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ये आपको ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है भाई, छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल जहां आप छोड़े ना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। और एकदम आसान न्यूमेरिकल आता है ना, एकदम आसान न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं देखिए, मैं आपको जिस ढंग से बता सकता हूँ ना, मैं उस ढंग से बता रहा हूँ भाई, मेरे पास ज्यादा कुछ साधन नहीं है आपको बताने का, ठीक है ना। मैं बस चाहता हूँ कि आप सही समय पे सटीक प्रिपरेशन करें, इसलिए मैं आपके लिए ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को क्वेश्चन ही नहीं पता रहता है कि किस बेसिस पे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, वो एकदम ये सोच के रखते हैं बहुत हार्ड पेपर आएगा, बहुत हार्ड पेपर आएगा, भाई बहुत हार्ड पेपर नहीं आएगा, एकदम आसान पेपर आता है। हम ही उसको सोच सोच के क्या कर देते हैं, हार्ड बना देते हैं, ये हमारी नहीं करना है, ठीक है। दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 संख्या दी जाए, तो चिन्हों के स्थान के संख्यात्मक मान का योग क्या होगा। देखिए इसमें जो बोला है इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे ये दिया है ऐसे ना, आप देखेंगे तो ये दिया है आर, फिर +JM2 डॉलर, ऐसे दिया है ना, हैश, फिर उसके बाद QR क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर स्टार O @7F, और क्या क्या दिया है भाई 3, ऐसे दिया है। और मेरे को बोल रहा है भाई कि बाएं साइड से ना, बाएं से उनके स्थान के अनुसार, ये होता है बायां साइड, ये होता है भाई दायां साइड, है ना। ये एलिमेंट सीरीज के रीजनिंग का क्वेश्चन है। और बोल रहा है जब सभी को मैं काउंट नंबरिंग कर दूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कर दूं, तो मुझे बताना है कि चिन्हों के स्थान के संख्यात्मक मान का योग क्या होगा। चिन्ह कौन कौन से हैं यहाँ पे, चिन्ह एक चिन्ह है भाई, और कौन है भाई 2 चिन्ह है, और कौन है ये 3 चिन्ह है, ये भी है, और कौन है ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। और कुछ है क्या, नहीं, सबको जोड़ दे, 2 + 6 + 7 + 10 + 11 + 13, तो ये हो जाएगा 6 2 8 7 15 10 25 और 11 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा भाई 49, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको इतना करना नहीं है भाई, आपको वहां पे एकदम जल्दी से बनाना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप के प्रश्न बनते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़, दिया है क्वेश्चन, दिया है ये देखिए, ये भी ना आता है, इस टाइप का प्रश्न आता है। क्वेश्चन दिया है, यदि 3x² माइनस AX + 6 बराबर AX² ऐसा दिया है, और +2x + 2 का केवल एक हल है। एक हल का मतलब है पुनरावृत्त दे दिया है, मतलब रिवाइज जो हो रहा है, तो ए का धनात्मक अभिन्न मान क्या होगा मुझे बताना है। तो ए की ना मेरे को वैल्यू बताना है भाई, देखिए ध्यान से। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक x² और x² वाले को एक साथ ले लेता हूँ,
3x² माइनस ax², x वाले को एक साथ लिख लिया, माइनस ax माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैं x² कॉमन लूंगा तो यहाँ बचा 3 माइनस a, यहाँ पे x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 का मतलब है 4 बराबर 0। तो ये आपको दिख रहा है भाई, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको बोलते हैं भाई द्विघात समीकरण। तो ये जो द्विघात समीकरण होता है ना, ये हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमेशा होता है। और जब आप इसका मूल निकालेंगे ना, b इक्वल टू प्लस माइनस, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आप हमेशा करते थे, आपको ध्यान होगा, ये आप 10वीं में भी पढ़े हुए हैं, बस आपको याद नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको पता होगा कि ऐसे निकालते थे रूट। तो हमको रूट निकालना है कि नहीं वो अभी हमको नहीं मालूम है, हम बस जो जो द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं वो बता दिए, ठीक है ना। फिर मुझे मालूम है कि अगर एक द्विघात समीकरण का मूल आपस में बराबर होंगे ना, कब मूल बराबर होंगे? जब ये जो द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे कब बराबर होंगे भाई? जब ये b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0 के इक्वेट हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पूरा वैल्यू कितना है भाई? a, ये पूरा वैल्यू है b और ये पूरा वैल्यू है c। आप बस यहाँ पे रख दें b², b का मतलब क्या है? a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब है 3 माइनस a इंटू c का मतलब कितना दिख रहा है? c का मतलब है 4। आप इसको हल करेंगे, a² प्लस 4a माइनस 4 दिया कितना हो जाएगा? 12 और माइनस प्लस मिला के देखिए ये वाला चीजें, अभी 4 दिया मतलब इसको मैं वो कर लेता हूँ, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48 और माइनस ए और माइनस ए मिला के प्लस 16a हो जाएगा। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16a² माइनस 20a माइनस 44, ठीक है ना। ये मेरा जो बचेगा ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। a² प्लस 2b से प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 4a ये 16 है, तो ये हो जाएगा 16 4 20 है ना, ये प्लस है, a² प्लस b से माइनस 44। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a², ठीक है, a² प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 22 दूनी ना 44 होता है, तो 22a माइनस 2a माइनस 44। अगर मैं इसको हल करूं तो ये आ जाएगा, a कॉमन निकाल लूंगा तो a प्लस 22 माइनस 2 कॉमन निकाल लूंगा तो a प्लस 22 इक्वल टू 0। मैं हल करूंगा इसको तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर a प्लस 22 इक्वल टू 0। आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते थे भाई। मैं इस 44 को ऐसा तोड़ा ना कि मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे को 20 मिलना चाहिए, लेकिन इन दोनों का गुणा करूं ना तो मेरे को 44 मिलना चाहिए। तो 20 और 2 में मैं तोड़ दिया, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू माइनस 22, तो a इक्वल टू 2 ही है जो इसका एक करेक्ट मूल दिख रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए बोला है एक दर्पण को रेखा AB पर गड़ा, ये सबसे अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मेरे को प्रश्न बोल रहा है दर्पण का कंसेप्ट मैंने ना यूट्यूब में सिखाया भी है, आप देख सकते हैं क्लास में, कि एक दर्पण और मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनाना है। जो भी मेरे को डायग्राम दिया है ना, अगर मैं ऐसे डायग्राम को बना दूं, ऐसे ये बना रहा हूँ, ये ऐसे किया, देखिएगा ना, इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये मुझे दिया है ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा दिया है और ये ऐसे, और इसमें क्या कर दिया है, ये ऐसे एक तो शेडो बना दिया और यहाँ पर एक ऐसा बना दिया इस टाइप का ना, और ये दे दिया है भाई, ये मेरे को बताता है कि ये दर्पण इमेज है, ये दर्पण के लिए। अगर नीचे ऐसे कर देता ना तो ये मिरर इमेज है। तो दर्पण इमेज और मिरर इमेज पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं कॉपी में बनाया हूं ना, तो कॉपी में जस्ट इसका क्या करेंगे, ये पलट के देखेंगे, इसमें ये जो है ना, इसको ऐसे पलटा है ऐसे, तो आपको ये इस टाइप का अगर कोई डायग्राम दिख रहा है ना,
अगर आपको इस टाइप का कोई डायग्राम दिख रहा है जिसमें इस साइड आप देखेंगे ऐसा डैश डैश बन रहा है और ये ऐसा डायग्राम बना है ऐसा, ठीक है ना, और ये ऐसा बन रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप देखेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं ना इस जगह पे, अगर जब मैं बनाऊंगा तो हमेशा याद रखिएगा, आपने आपका कॉपी ऐसा था, आपका कॉपी ऐसा था, आपने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये जो डायग्राम बनाया है, जस्ट आपके कॉपी के पीछे, जस्ट आपके कॉपी के पीछे जो डायग्राम बनता है ना, वो है आपका मिरर इमेज। और इसी को मैं ऐसे उल्टा कर दूं, यही जो मिरर इमेज जो बना है उसको बोल रहा हूँ बेटा, ये जो मिरर इमेज है इसको ऐसे उल्टा कर दूं तो ये आपका इमेज होगा भाई वाटर इमेज। मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ये मेरा वाटर इमेज कहलाएगा। क्लियर है, ये वाटर इमेज कहलाएगा। ये ऐसे बनाऊंगा, ये मिरर इमेज है, और जस्ट जहाँ पे ओरिजिनल बनाया था तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज वाटर इमेज से गलतियां नहीं करना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है ना। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन अभी करने हैं अपने को, पूरा का पूरा अभी एलपी निकालना है कैसे भी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है, क्या आपको तब तक कठिन परिश्रम करना चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ ना बना दे। तो तर्क एक दिया है कि तब तक कार्य करो जब तक अपना परिचय देने की आवश्यकता ना हो, और दूसरा दिया है आर्थिक रूप से सुनिश्चित मतलब सुरक्षित होने का परिश्रम करो। तो ये जो है ना, तर्क एक बहुत सटीक रख रहा है कि तब तक कार्य करो जब अपना परिचय देने की आवश्यकता ना रहे। सही बात है, हम अगर अपना कार्य करते रहेंगे और उसमें सक्सेसफुल हो गए तो लोग हमारे कार्य से हमको जानेंगे भाई, है ना, हमारे काम से जानेंगे। यहाँ पे आपको खुद बताने का जरूरत नहीं है, हम शाहरुख खान को नहीं पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, हम महेंद्र सिंह धोनी को नाम नहीं पूछेंगे, सचिन को नाम नहीं पूछेंगे। तो वो कार्य ऐसा किए हैं ना कि लोग उनके कार्य से जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तर्क एक एकदम प्रबल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है देखिए, ऐसा बोला है -8 ये 20 नहीं 36, ये थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते ना आंख में थोड़ा झंझनाहट हो जाता है तो माफ करिएगा। 7+2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -4, और ये 19 -3 और -5 ऐसा दिया है भाई। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के ऐसी ऐसी क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो मन में भी सॉल्व कर सकते 7 और 2 9, 9 होगा ना, और 36 डिवाइडेड बाई 9 करूंगा तो इस पूरे का मेरा आंसर कितना आएगा भाई 4, 9 चौके 36 होता है। तो ये ऊपर आ गया मेरा -8 इंटू 4, क्योंकि कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है, डिवाइडेड बाय, इसको आपको सॉल्व करना है। माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और 5 तिया 15, 19 में से 15 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। और यहाँ -4 पहले से, तो 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। दी गई आकृति में श्रृंखला में से कौन सी आकृति भिन्न है, ये आपको बताना है भाई। कौन सी आकृति है जो एकदम अलग दिख रहा है, तो आप देखना कि ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये सभी जगह पे ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एक में ऐसे लाइन है, एक यहाँ बॉक्स है, फिर एक ऐसा बना हुआ है, यहाँ लाइन है, यहाँ बॉक्स है, फिर एक ऐसा बना है, यहाँ डॉट है, यहाँ ऐसे ऐसे लाइन बना है, और चौथा आप देखेंगे ना तो भाई ये ऐसे, और यहीं पे देखिए सब एक दूसरे के विपरीत बन रहे हैं, सब एक दूसरे के विपरीत मतलब विकर्ण जैसे बन रहे हैं, और ये साथ में आ गया। तो यही जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ना, यही वाला जो डायग्राम है ये भिन्न है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, बहुत टफ नहीं आता, आपको बस बनाना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना थी, वो कौन है भाई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है भाई भारतीय नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनका नाम, है ना, क्योंकि ये सती प्रथा के रूप में भी बहुत काम किया ना। तो ब्रह्म समाज पहले तो ब्रह्मो सभा था, उसको बाद में अगस्त 1828 में ना इसको ब्रह्म समाज नाम से बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या था, एक प्रकार के इसका जो आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्या कहा जाता है, भारतीय नव जागरण के जनक कहा जाता है।
राजा राममोहन राय को। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। ये दिया है भाई, निम्नलिखित आकृति चार उत्तर आकृतियों में से एक में निहित है, कौन सी आकृति में प्रश्न चिन्ह में निहित है? तो ये आपको ना भाई अपने से देखना है, डायग्राम में देखना है। और डायग्राम ये ना रिपीट होने का बात नहीं है कि भाई इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हमेशा रहता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपको बस देखना है कि कौन सा फिगर में डायग्राम दिख रहा है, क्या ए में दिख रहा है, क्या आप बना के देखेंगे। एक एरो दिख रहा है, मतलब एक विकर्ण दिख रहा है, एक ये भी है, एक ये भी है। तो आप देखेंगे ए में दिख रहा है और सी में ऐसा विकर्ण दिख रहा है, तो ये विकर्ण ऐसे। और ए का जो विकर्ण के बाद जो ये लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा दिख रहा है ना ये। तो ये जो आंसर रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख के बनाइएगा भाई, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है, आपको समझना रहेगा। देखिए लिखा है, अब ये सिलोलिज्म से क्वेश्चन दिया है कि कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं माँ है। मतलब ये बोल रहा है भाई कुछ वकील, तो ये कुछ वकील जो है ना, ये जो वकील है कुछ, ये कौन है भाई? ये माँ नहीं, महिलाएं बोल रहा है, सॉरी। ये कुछ वकील महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं माँ है, और कुछ महिलाएं क्या है भाई? माँ है। ऐसा मैंने डायग्राम बना दिया। कुछ वकील, कुछ का मतलब है ये जो दिखा रहा है ना, ये कुछ दिखा रहा है। तो कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं माँ है, ऐसा दिया है। पहला निष्कर्ष बोला है कुछ माँ महिलाएं हैं, तो कुछ माँ महिलाएं, क्या माँ और महिलाएं का सर्कल मिल रहा है? तो बिल्कुल, तो पहला क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कुछ वकील माँ है, तो माँ और वकील का सर्कल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो मैं ये नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा डायग्राम के हिसाब से तर्क दो, जो निष्कर्ष दो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक फॉलो कर। ठीक है, फिर मेरे को अगला प्रश्न दिया है, देखिएगा। बोल रहा है, और क्या बोलते हैं, मृणाल की आयु कितनी है? ये मेरे को मृणाल की ना आयु बताना है भाई, ये मृणाल की आयु बताना है। जब तक मेरे को बोल रहा है कि मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, तो ये जो मृणाल की जो माँ है ना, माँ जो है इस मृणाल से 20 वर्ष बड़ी है। माँ का जो एज होगा ना, मृणाल से हमेशा 20 वर्ष होगा, बड़ा होगा। और मृणाल का भाई ना उससे 3 वर्ष छोटा है, और मृणाल का जो भाई है ना, वो मृणाल से 3 वर्ष हमेशा छोटा रहेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे है भाई? अगर मेरे को यहाँ पर उसकी माँ का आंसर पता रहता ना, तो मैं मृणाल का आंसर बता देता, मृणाल की आयु कितनी है। या उसके भाई का अगर मेरे को एज पता रहता ना, तो मृणाल का आयु बता देता। तो इसमें कथन एक और दो, ये अलग है, ये अलग है भाई, दोनों स्टेटमेंट ना अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक और दो एक साथ पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तीन संख्याओं का औसत 6 है, पहली दो संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है। वे तीन संख्या क्या है? ये सब क्वेश्चन देता है, ले भाई तू नंबर ले ले और जा, चले जा। आप देखना भाई, ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, 8 और 8, ऐसे ऑप्शन दिया है। तो तीन संख्याओं का औसत बोला है ना, तो औसत हमेशा कैसे निकलता है? 8 2 10 8, 18/3 कर दूंगा, तो कितना आ रहा है भाई? 6। ठीक है, ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर बोल रहा है पहली दो का औसत 5 है, पहली दो का औसत 8 और 2 का औसत निकालूंगा, तो 2 8, इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा भाई? 5। ये भी सही हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और अंतिम दो का औसत 8 है भाई, तो 8 और 8 का औसत निकालूंगा, तो 8 + 8 16/2, कितना हो जाएगा? 8। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर सकते हैं, बी दिया है कि 3 7 और 8। ठीक है, ऐसे दिया है। तो सबसे पहले बोल रहा है स्टेटमेंट में तीन संख्याओं का औसत 6 है, तो 3 7 3 10 7 18/3 करूंगा, तो कितना आएगा भाई? 6। तो पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा बोल रहा है पहली दो का औसत 5 है, तो पहली दो का औसत 3 + 7/2, कितना हो जाएगा? 7 3 10। ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो रहा है। अंतिम स्टेटमेंट बोल रहा है कि अंतिम दो का औसत 8 है, अंतिम दो का औसत मतलब 8 और 7 15, 8 + 7/2, तो ये तो 15/2 मेरे को लाना है, कितना? 8। ये तो नहीं आ रहा है, तो इससे ऑप्शन नंबर बी इज योर रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते
दिए गए जोड़ों में ना एक समरूप युग्म को देखना है भाई। जैसे घोड़े का संबंध टट्टू से होता है ना, वैसे पुत्र पुत्री, कीट इल्ली, मृग मृगी, या नर मधुमक्खी या मधुमक्खी। तो ये जो कीट होता है ना, ये भी क्या होता है, एक प्रकार के, ये जैसे मैं बोला ना, टट्टू और घोड़े का नंबर क्या है, मतलब एक जैसे होते हैं। टट्टू भी ना एक घोड़ा का खींचने के लिए लंबाई का है ना, छोटा घोड़ा माना जाता है उसको। और इल्ली भी क्या होता है, एक प्रकार की ना छोटी कीट होती है। जैसे कीट, बड़ी कीट बोल सकता हूँ, इल्ली क्या होता है, छोटा सा कीड़ा रहता है जिसको बोल रहा हूँ। टट्टू और घोड़ा, ये दोनों के दोनों क्या है, बड़ा घोड़ा बड़ा होता है, टट्टू छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर बात कर रहे हैं भाई, चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार बोल रहा है 300 न्यूटन बोल रहा है। तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा? तो पृथ्वी की सतह पर जो भार होगा ना, ये चंद्रमा की सतह के ना जस्ट 6 गुना ज्यादा होगा भाई। ये 300 है ना, तो 300 का 6 करूंगा ना, तो 1800 न्यूटन में रहेगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है न्यूमेरिकल में, कि कभी पृथ्वी पे भार दे देगा व्यक्ति का और बोलेगा चंद्रमा में कितना होगा। तो अगर पृथ्वी पे भार उसका 1800 है ना, तो 1800 का 1/6 करूंगा ना, तो चंद्रमा पे भार आ जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है ना। चंद्रमा पे हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। और कम हो रहा है मतलब व्यक्ति का भार भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट है ये इस टाइप का प्रश्न। देखिए लिखा है, नीचे दी गई आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ रही है। तो नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कितने न्यूनतम लाइन चाहिए भाई, सीधी रेखाओं की लाइन। तो हम देख सकते हैं, इसको काउंट करेंगे भाई, इसको अपने से काउंट करेंगे तो कैसे होगा, एक, ये दो, तीन, चार, चार तो इसमें हो गया। फिर ये बड़ा वाला लाइन 5, ठीक है। फिर ये अंदर वाला देखेंगे 6, 7, 8, ये 9, ठीक है ना। ये पूरा एक लाइन माना जाएगा ना, 9, ठीक है। और फिर ऐसी 10, 11, 12, 13, टोटल कितने लाइन दिख रहे हैं भाई मेरे को, तो 13। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। लिखा है भाई, दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा में स्थित है। वे नदियां कौन सी है? तो दक्षिण राज्य की नदियां हैं, एक तुंगभद्र और चित्रावती, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और महानदी, और नेक्स्ट है गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो गोदावरी और ये जो है ना, गोदावरी और कृष्णा, ये दोनों रिवर है जो क्या बोलते हैं, कोलेरू झील के दो डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा तो कावेरी भी बनाती है, डेल्टा तो कृष्णा भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, लेकिन कोलेरू झील जो है ना आंध्र प्रदेश में, ये दो नदियों के कारण बने। तो आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी रिवर कहाँ से निकलता है, कृष्णा रिवर कहाँ से निकलता है, और ये कावेरी रिवर कहाँ से निकलता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ना, तो जो कृष्णा रिवर है या गोदावरी रिवर का अगर मैं बात करूं, तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है भाई, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। कृष्णा रिवर जो रहता है ना, ये ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, महाबलेश्वर। ठीक है ना। ये दोनों महाराष्ट्र में है भाई, ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है। लेकिन ये जो कावेरी रिवर है ना भाई, ये कावेरी रिवर निकलता है ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ये कर्नाटका में है, इस रेंज से निकलता है। इन तीनों का मेरे को क्या करना है भाई, सारा चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं? ये जो गोदावरी रिवर है ना, इसको साउथ इंडिया की गंगा, मतलब साउथ की गंगा बोलते हैं, साउथ की गंगा। और साउथ इंडिया की गंगा अगर मुझे बोलना रहेगा ना, तो कावेरी को बोलते हैं साउथ इंडिया की गंगा। अगर साउथ की गंगा कहा जाए, साउथ की गंगा, तो साउथ की गंगा और कुछ नहीं भाई, गोदावरी होता है। ठीक है ना, गोदावरी रिवर। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कोलेरू झील क्या है, अभी भाई रामसर साइट में है, ठीक है ना। रामसर जो वेटलैंड साइट में होता है ना, उसमें है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो तत्व नहीं है, रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। रेडियो धर्मी का मतलब होता है कौन, जो है ना, जो क्या बोलते हैं, अगर इसका मैं इंग्लिश में अनुवाद देखूंगा ना, तो ये बोल रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है भाई। नहीं का दिया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ना टाइटेनियम, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ये क्या होता है, टाइटेनियम एक प्रकार का वो रहता है, मेटल होता है, जिसका यूज हम लोग जैसे जहाजों में करते हैं,
कभी कभी कुछ अगर मुझे बनाना रहा कुछ अच्छा चीज तो टाइटेनियम का उपयोग करूंगा। थोड़ा कठोर धातु होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से ना विकिरण निकलते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा ये सब आते हैं। तो प्लूटोनियम यूरोनियम थोरियम ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम किए जाते हैं, ठीक है ना। खासकर यूरेनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, एक छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें एक्स बाईं छोर से 17वें स्थान पर है और वाई दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, ऐसा दिया है, ठीक है ना। तो एक छात्र ऐसे मैं पहले बना दिया कि एक पूरा पंक्ति ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ये पूरा ऐसे पंक्ति बना दिया। एक छात्र का बात कर रहा है, एक्स बाएं छोर से 17वें नंबर पे है, तो ये बाएं से अगर मैं काउंट करूंगा ना ऐसा, तो ये एक्स कितने नंबर पर आ रहा है भाई, 17वें नंबर पर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा जैसे बना रहा हूँ। और बोल रहा है वाई दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। वाई जो है ना दाएं छोर से, मतलब यहां से जब काउंट करूंगा ना, तो ये जो वाई कितने नंबर पे आ रहा है भाई, 14th रैंक पर आ रहा है, 14वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। यदि वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, अगर वे मान लेते हैं कि मैं एक और पेन यूज कर लेता हूँ, कि अगर ये मान लेते हैं कि ये ना अपना स्थान बदल ले, अब एक्स की जगह कौन आ जाए भाई, नया वाई आ गया, वाई डैश, और एक्स वाई की जगह आ गया, मतलब ये एक्स डैश वाई डैश क्या दिखा रहा है, इनके नए पोजीशन दिखा रहा है। तो जब ऐसे कर दिए तो एक्स बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है। मतलब एक्स जो है ना, अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करूंगा तो बाएं छोर से कितने नंबर पे आ जा रहा है भाई, ये 7वें नंबर पे आ जा रहा है। तो मुझे बताना है भाई, किसका बताना है, पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक्स के लिए अगर मैं पकड़ूं तो एक्स का बाएं साइड से पोजीशन पता कर लिया 7वां, एक्स का दाएं साइड से पोजीशन था 14वां। तो टोटल कितने निकलेंगे, टोटल बराबर हमेशा फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है 7th, राइट से कितना है 14वां माइनस 1, और 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अब मुझे आकृति देखना है भाई, इसमें से कौन सी आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को पूरा कर सकता है ना, मतलब प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये आपको खुद ब खुद देख के आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ऑप्शन नंबर 3 ही है, जो तीसरा नंबर जो डायग्राम है ना वही है जो प्रश्न चिन्ह को क्या कर सकता है भाई, पूरा कर सकता है, ठीक है। ये आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कैसा हो रहा है, क्लियर है। आप देखिए अगला प्रश्न यही दिया है, दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति चिन्हित है, देखिए लिखा है घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है भाई जो इसमें ना आपको दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। तो आप देखिए भाई बी वाला जो डायग्राम है ना, देखिए बी में ही आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा। एक एक डायग्राम को आपको खोजना है कि किसमें ये ऊपर वाला प्रॉब्लम फिगर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लिखा है पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, यही सबसे बड़ा झूठ है। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं होते भाई, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, है ना, तो वो कभी स्थिर नहीं रहते। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप इस टाइप के प्रश्न नहीं हल करेंगे आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम होता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।